वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम बता रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज और स्टाइल्स को आप भी अपना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में मुनाफा जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मल्टी फैक्टर इन्वेस्टमेंट की, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी चलन में है। लगातार इसको लेकर शो में भी दर्शक सवाल पूछते आए हैं, तो इसी पर फोकस करते हैं। नीरव करकेरा, रिसर्च हेड फिस्टम, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरव, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग स्टाइल, इसके बारे में जानना है। और क्योंकि ये एक ऐसा इमर्ज होता हुआ स्टाइल है जिसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आम से आम निवेशक जो कि शायद फाइनेंशियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा परिचित भी ना हो, कैसे इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है, कैसे इसे समझ सकता है और कितना ज़रूरी हो गया है इसको समझना, नीरव? तो सबसे पहले हम समझते फैक्टर क्या होता है। जैसे ही फैक्टर समझ जाएंगे, मल्टी फैक्टर समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो फैक्टर एक तरीके से वो गुण होता है जो कि स्पेसिफिक किस्म के स्टॉक्स को बहुत अच्छे से दर्शाता हो। अब एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हर इंसान का एक अपनी एक खास पहचान होती है, एक अपना एक व्यक्तित्व होता है। और हर इंसान अलग-अलग होता है, और जैसे जीवन में उतार-चढ़ाव होते रहता है, वैसे हर उतार में अलग प्रकार के साथी चाहिए होते हैं, दोस्त चाहिए होते हैं, हर चढ़ाव के दौरान अलग साथी चाहिए होते हैं। जैसे चढ़ाव के दौरान हमें चाहिए होता है एक जोशीला दोस्त, जो हमारे चढ़ान में जो हमारी चढ़ने की स्फूर्ति है उसे और बढ़ाए और जोश दिलाए। साथ ही साथ उतरते समय जब-जब दिन खराब होते हैं, तब हमें एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो थोड़ा और सुलझा हुआ हो, जो थोड़ा और समझदार हो, जो बहुत ज़्यादा जोशीला ना हो। वैसे ही हर एक स्टॉक और हर एक कंपनी की जो स्क्रिप्ट है, जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड करती है, उनका एक व्यक्तित्व होता है, जिसे कहा जाता है फैक्टर। अब फैक्टर कई तरीके के होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए, द मोस्ट पॉपुलर फैक्टर्स जो है, एक है मोमेंटम, जो कि अगर एक कोई गति पकड़ी हुई है किसी स्टॉक ने, वो उसी गति को कंटिन्यू करती रहेगी, वो एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसे कहते हैं मोमेंटम। दूसरी होती है वैल्यू, जहाँ पर माना जाता है कि ये जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आज मार्केट में ₹100 पर ट्रेड हो रही है, और अगर ये आप यकीन मान सकते हैं कि यकीनन आप हाई कन्विक्शन के साथ ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक की वैल्यू वाक़ई में ₹200 की होनी चाहिए थी। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक वैल्यू बेट बन जाती है, एक बार्गेन बन जाती है। वैसे ही लो वोलेटिलिटी, जैसे कि नाम में ही है कि वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ चढ़ेगा नहीं ये स्टॉक, बट बहुत तेज़ी से उतरेगा भी नहीं। तो बाज़ार के उतार-चढ़ाव के दौरान ये बहुत ही स्थायी तरीके से बढ़ता जाएगा, बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी में बढ़ती जाएगी ये। साथ ही साथ एक क्वालिटी करके एक बहुत ही पॉपुलर फैक्टर है आज के दिन में। क्वालिटी को कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बढ़िया कंपनी होती है, जिनके बाज़ार के उतार-चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अर्निंग्स जैसे-जैसे ग्रो होती है, वो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी को अच्छे से फ़ॉलो करते हुए धीरे-धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ती जाती है। तो ये काफ़ी कई अलग-अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं। अब मल्टी फैक्टर अगर देखी जाए, तो जैसे एज़ इट सजेस्ट लिटरली, ये अलग-अलग फैक्टर्स से जुड़ा हुआ एक पोर्टफोलियो को साथ में लेकर बनाया हुआ एक पोर्टफोलियो है। अब जैसे एक क्रिकेट टीम बनाने आपको अलग-अलग तरीके के प्लेयर्स चाहिए होंगे। आपको एक बहुत अच्छा बल्लेबाज चाहिए होगा, आपको एक बहुत अच्छा गेंदबाज चाहिए होगा, आपको एक ऐसा भी प्लेयर चाहिए होगा जिनके पास बल्ला और गेंद हो, राइट? तो एक अच्छी टीम बनाने बहुत अलग-अलग तरीके के प्लेयर लगते हैं। वैसे ही एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाने ये अलग-अलग तरीके के फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ये अलग-अलग व्यक्तित्व वाले अलग-अलग स्टॉक्स और अलग-अलग फंड्स चाहिए होते हैं। इससे काफ़ी सारे अच्छे फ़ायदे भी होते हैं इन्वेस्टर को, लंबे अवधि में वो अच्छे से गेन भी कर पाते हैं। तो इसे कहते हैं मल्टी फैक्टर फंड। अलग-अलग प्रकार के व्यक्तित्व वाले फंड्स और इन्वेस्टिंग स्टाइल्स को जब एक साथ आप एक पोर्टफोलियो में लाते हैं, तब उसे कहते हैं मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो।
नीरव, जैसा कि आपने समझाया यहाँ पे अलग-अलग पैरामीटर्स जिसके बेस पर ये फंड्स निकलते हैं, वैल्यू, स्टाइल, मोमेंटम, क्वालिटी, साइज़ और वॉलेटिलिटी। अब मुझे ये जानना है कि बाज़ार में ये तमाम फैक्टर्स क्या एक ही फंड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? अगर मान लीजिए कोई मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग स्टाइल का फंड हमें लेना है, तो वो एक-एक पैरामीटर के आधार पर होते हैं या अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स के भी हमें फंड्स मिलते हैं बाज़ार में? क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा थीम्स निकल रही हैं फंड्स में भी कि निवेशकों को एक तो समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या सही है, और अगर समझना भी चाहें तब भी कन्फ्यूजन होती, क्योंकि अभी आपने कुछ 4-5 पैरामीटर्स गिना दिए हैं जो कि फैक्टर के तहत आते हैं। हम चुनाव कैसे करें? जो ऑफरिंग है वो क्या मिक्स ऑफ फैक्टर्स है या केवल एक ही आधार पर एक ही फैक्टर के आधार पर फंड्स आ रहे हैं, जिसको हम सिंगल फैक्टर इन्वेस्टिंग भी कहते हैं? तो कविता, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, बाज़ार में बहुत अलग-अलग टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है और ये क फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा कुछ हो गया है कि हर प्रकार के फंड्स अब अवेलेबल है, बहुत सारे चॉइसेस हो गए। सिंगल फैक्टर फंड्स भी अवेलेबल है, मल्टी फैक्टर फंड्स भी अवेलेबल है और इसे पहचानना ज़रा-सा मुश्किल हो सकता है, पर एक बहुत ही क्रूड रूल ऑफ थंब अगर देखा जाए और इसे थोड़े हल्के इसमें भी लिया जा सकता है, जितनी लंबी नाम होगी वो उस फंड की, उतना ही मल्टी फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड किया जाता है। अब जैसे कि आम तौर पर जो मल्टी फैक्टोरियल फंड है, उसमें जो अलग-अलग फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं और अगर इंडेक्स बेस्ड फैक्टर होते हैं, वो सारे उसके नाम में भी आने लगे हैं जस्ट टू मेक द सिलेक्शन मच सिंपलर। अब जैसे कि हो सकता है एक एक्सवाईज़ी एएमसी की निफ्टी 100 मोमेंटम, क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी फंड, ये तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करता हुआ एक फंड हो सकता है। अब साथ ही साथ हो सकता है कि एक निफ्टी 100 मोमेंटम 30 फंड हो, जो कि निफ्टी 100 के यूनिवर्स में से 30 वो स्टॉक्स को चुनते हैं जिसमें केवल मोमेंटम बहुत अच्छी हो। तो दोनों प्रकार के फंड्स हैं। मेरे ख्याल से अगर निवेशक पहली बार फैक्टर इन्वेस्टिंग को अप्रोच कर रहे हैं, तो एक रिस्क एडजस्टेड स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए, अगर एक डाइवर्सिफिकेशन के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, तो मल्टी फैक्टोरियल जो फंड्स हैं, वो बहुत ही सही चॉइस रहेगी। इन नए निवेशकों को जो पहली बार फैक्टर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उन्हें सिंगल फैक्टर फंड ज़रा अवॉइड ही करना चाहिए, जब तक कि उन्हें फैक्टर्स सही से नहीं समझ आते। क्योंकि जो हर एक फैक्टर है, वो अलग-अलग मार्केट साइकिल में अलग तरीके से परफ़ॉर्म करती है। तो जब तक आपके इस बात पर सही से पकड़ नहीं बन जाती कि कौन से फैक्टर कौन से मार्केट साइकिल में परफ़ॉर्म कर रही है और आपके जो निवेश का जो पीरियड है, वो कितने साइकिल्स कवर कर रहा है, तब तक आप मल्टी फैक्टर फंड के प्रति थोड़ा आपका पोर्टफोलियो को ओरिएंट कर सकते हैं। मल्टी फैक्टर वो हो गए जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर साथ में लिया जाए। जैसे कि हो सकता है एक फंड में अल्फा और लो वोलेटिलिटी 2 फैक्टर साथ में हो सकता है मोमेंटम और अल्फा और क्वालिटी साथ में हो। काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। थोड़ा-सा पढ़ाई खुद से भी करना पड़ेगा और थोड़ा-सा एफर्ट्स लगा के खुद अगर आप समझ लें कि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो दैट शुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू इन्वेस्ट इन अ मल्टी फैक्टर फंड। तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट, यदि निवेशक नए हैं तो मल्टी फैक्टर फंड को चूज़ करें। सिंगल फैक्टर फंड अभी फ़िलहाल चूज़ ना करें, एटलीस्ट जब तक आपकी फैक्टर और मार्केट साइकिल के लिंकेजेस पर पकड़ नहीं बनती, तब तक मल्टी फैक्टर फंड के तरफ ही आपका निवेश डायरेक्ट करते रहिए। तो मल्टी फैक्टर फंड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, उससे पहले आपका पोर्टफोलियो किस तरह से तैयार होना चाहिए? ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, ये भी एक तरह की थीम है जो शायद अपने पोर्टफोलियो में आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इसको बिल्कुल इंट्रोड्यूस करें, लेकिन उससे पहले आपके पास किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए नीरव, ताकि इस तरह का एडिशन जब आप करें तो उसमें आपको फ़ायदा ही हो? तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि और फंड्स ऐड करने का ये अर्थ नहीं होता कि आपका पोर्टफ़ोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई हो रहा है। ये बहुत मायने रखता है कि आपके जो इंक्रीमेंटल फंड्स हैं, जो नए फंड्स में आप निवेश करते हैं, वो आपके मौजूदा एक्सिस्टिंग पोर्टफ़ोलियोज़ के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग एज़ वेल एज़ इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसे मद्देनज़र रखते हुए आपको ये समझना है कि आपकी जो एक कोर पोर्टफ़ोलियो है, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड अप्रोच फ़ॉलो करनी चाहिए और वहाँ पर आप मल्टी फैक्टर फंड्स को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं,
पर मल्टी फैक्टर फंड्स की तरफ जनरली एलोकेशन जो रिकमेंडेड होती है थोड़ी कम सी होती है, 10 से 20% के आसपास होती है, ताकि आपको वो पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा किकर मिल जाए। जब मार्केट साइकिल्स चेंज होती है तब आपको वो एक्स्ट्रा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऐड इंक्लूड करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर उसके अलावा जो 80 से 90% की पोर्टफोलियो जिसे कोर पोर्टफोलियो कहा जाता है, उसमें आपके अलग-अलग टाइप के फंड्स होने चाहिए और जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल मैंडेट वाले होते हैं। जैसे कि आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए इक्विटी में, आपके मल्टी कैप फंड्स हो गए। आप इसमें थोड़ा-सा आप थोड़े बहुत स्टाइल बेस्ड फंड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़े बहुत थीमैटिक फंड्स इंक्लूड कर सकते हैं, सेक्टोरल नहीं थीमैटिक फंड्स जो कि बहुत ही ब्रॉड थीम्स प्ले कर रही हो, उसे भी थोड़ा-सा इंक्लूड कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम भी इंक्लूड कर सकते हैं। आपके एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पोर्टफोलियोज़ केवल इक्विटी की नहीं बनती, इक्विटी होती है, कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर भी होती है, फिक्स्ड तरह का इनकम यानी डाइवर्सिफिकेशन कि नहीं, राइट। बिल्कुल, इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन जो है आपको ध्यान में तो रखना ही चाहिए। लेकिन एक और सवाल, फ़िलहाल किस तरह का फैक्टर काम कर रहा है बाज़ार में, चल रहा है रिटर्न्स के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो? अब काफ़ी समय से मोमेंटम सही से चल रहा था, पर बाज़ार का रुख देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि मोमेंटम एक बहुत अच्छी प्ले नहीं रही आज के डेट में। आज जिस हिसाब से मार्केट्स वोलेटाइल है और इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को देखते हुए क्वालिटी एज़ अ फैक्टर काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहा है। इनफैक्ट मल्टी फैक्टोरियल के लिए क्वालिटी लो वोलेटिलिटी ये 2 जो फैक्टर है काफ़ी अच्छे लग रहा है। एक और सवाल जो मुझे आपसे यहाँ पर पूछना है फैक्टर इन्वेस्टिंग को लेकर, इसमें आप पैसिव तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक्टिव तरीके से, या दोनों तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं? तो फिलहाल दोनों तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। ज़्यादातर पैसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडेक्स बेस्ड मल्टी फैक्टोरियल फंड्स और सिंगल फैक्टोरियल फंड्स है। तो जो ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं जिनकी सिलेक्शन निफ्टी यूनिवर्स में से होती है, सेंसेक्स यूनिवर्स में से होती है। वो आपके पैसिव अपॉर्च्युनिटीज़ है। कुछ फंड्स हैं जो कि एक स्टाइल कमिट कर लेते हैं और एक्टिवली मैनेज करते हैं। जैसे कि क्वांट मोमेंटम फंड हो गया या सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड हो गया। ऐसे काफ़ी सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं जो कि एक फैक्टर को कमिट करते हैं या मल्टी फैक्टर को कमिट करते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो ज़्यादातर ऑप्शंस आपके पास पैसिव के अवेलेबल होंगे। ऑलराइट नीरव, कुल मिला के काफ़ी सारी अहम बातें सामने आई है फैक्टर इन्वेस्टिंग को लेकर, मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने जटिल मुद्दे को आज दर्शकों को आसान भाषा में समझाया। थैंक यू। ऑलराइट, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, साथ ही आपको आपके निवेश को लेकर क्या क्या बातें आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस पर हमारा फोकस होगा। हमारे साथ हेमंत स्तुकी जुड़ेंगे और आपके सवाल अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल यहाँ भेज दीजिए। और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब में देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए। और मिलते हैं ब्रेक के बाद और लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन की शुरुआत करते हैं।